नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र का पेपर नंबर 20 हल करेंगे और यहां पर पूरे ही 30 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, लेवल 1 के लिए भी पूरे 30 क्वेश्चन, लेवल 2 के लिए भी वही पूरे 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो पेपर जहाँ तक हो सके कोशिश की है कि अच्छे लेवल का पेपर बने। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले भी मित्रों मैंने हिंदी का पेपर नंबर 19 अपलोड किया है, जिसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके। प्रश्न नंबर 1 है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह कथन किसका है? थार्नडाइक का, वुडवर्थ का, गेने का और हल का। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में यह परिभाषा आपसे पूछी गई है, भाई जो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं हैं, इसको अर्जित करने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम कहते हैं अधिगम। तो ये जो कथन कहा गया है साथियों, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस में सहायता करता है? जो विकास के सिद्धांत है उसको समझना शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में सहायता करता है। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। यह शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में सहायता करता है। तो प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर का चयन कीजिए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो देखो, जो विकास के सिद्धांत होते हैं उसको यदि एक शिक्षक समझता है तो आर्थिक पृष्ठभूमि विकास के सिद्धांतों का कोई लिंक ही नहीं है। ये तो आपकी गलत ऑप्शन हो गया। क्यों पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में आपके ये हो सकता है, बट आगे देखेंगे। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, तो साथियों ये भी नहीं रहेगा। दूसरा या तीसरा राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्योंकि भिन्न अधिगम शैली मतलब प्रत्येक बालक अलग अलग तरीक़ा से सीखता है, अलग अलग अधिगम की उनकी शैलियाँ होती है। और जो विकास के सिद्धांतों को यदि एक शिक्षक समझता है तो उससे क्या होगा, शिक्षक को यह ज्ञात हो जाएगा कि बालक किस प्रकार से सीखेगा। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तो आपके तीसरा क्वेश्चन, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना व मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण और लक्ष्य और प्रयोजन। देखो, प्रश्न नंबर 3 में सही आंसर देना है आपको। कल जो मैंने साइकोलॉजी का टेस्ट अपलोड किया था तो उसमें प्रश्न संख्या 1, 23 और 24 इनमें आपको कन्फ्यूज़न था। 23 में टाइपिंग मिस्टेक की वजह से किशोर अवस्था एक जगह शब्द लिखना चाहिए, वहाँ बाल्यावस्था आ गया था। तो इसमें तो खैर कोई ये नहीं था। 24वें में साथियों तीसरा बिल्कुल मैंने सही बताया, लेकिन साथ में पहला भी वहाँ पर सही था। ये संशोधन मैंने पिछले वीडियो में किया था, कमेंट में भी कर दिया था। और पहले क्वेश्चन में तो जो मैंने आपको तीसरा बताया है वही सही है। देखो, प्रश्न संख्या 3 में राइट आंसर क्या रहेगा? वह बाह्य कारक जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं उसको दृष्टिकोण बालक का आंतरिक कारक है, तो ये आपका आंसर नहीं है। भावना व मनोभाव आंतरिक कारक है, ये भी आपका आंसर नहीं है। राइट आंसर है संस्कृति और प्रशिक्षण। ये दोनों बाह्य कारक होते हैं जो कि एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। सेकंड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। देखो, इस वीडियो में भी हो सकता है किसी 1-2 प्रश्न में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा साथियों। अगर आप वास्तव में कोई लगता है कि भाई हाँ किसी प्रश्न में कोई मिस्टेक हुई है तो उसमें संशोधन किया जाएगा, अगर होगा तो। नहीं तो फिर कोशिश तो यही रहेगी कि एक भी प्रश्न में संशोधन करने की ज़रूरत ही न पड़े। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, नियमबद्धता, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न। देखो, रचनात्मक निर्धारकों की बात की जा रही है तो रचनात्मक निर्धारकों के अंतर्गत हम वार्तालाप कौशल से भी जान सकते हैं, परियोजना कार्य से भी जान सकते हैं और मौखिक प्रश्न से भी जान सकते हैं। लेकिन नियमबद्धता से हम रचनात्मक निर्धारकों को
नहीं जान सकते साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, नियमबद्धता वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। 5वां प्रश्न है मित्रों आपके, विशेष शिक्षा संबंधित है। मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा, पिछड़ी बुद्धि विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो इनमें से विशेष शिक्षा का संबंध कौन से विकल्प से है? प्रश्न नंबर 5 में सही आंसर का चयन करो। देखो, मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा ये विशेष शिक्षा नहीं है, बल्कि अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नहीं है। राइट आंसर क्या रहेगा आपके? कम योग्य जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना ही विशेष शिक्षा से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए छठे क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 6 है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों के विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रकरण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया? जेरोम एस ब्रूनर को, जीन पियाजे को, जेपी गिलफोर्ड को और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। तो देखो, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का नाम आते ही एक सबसे मुख्य नाम आता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। साथियों, इन्होंने जो बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया है, ठीक है, त्रितंत्रीय सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। इसमें बुद्धि के 3 कारक इन्होंने बताए हैं, तो यही सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत होता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो आपके 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, एक बच्चा जो यहाँ रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह सा और वाज एवं न्यूक्लियर व अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो फिर वो किससे ग्रस्त है? शब्द जबलिंग विकार से ग्रस्त है, डिसलेक्सीमिया से ग्रस्त है, डिसमोर्फिया से ग्रस्त है और डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। 7वें क्वेश्चन में राइट आंसर दीजिए कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 7 में वह बालक डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। डिसलेक्सिया से ग्रस्त जो बालक होता है उसके पठन संबंधी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वह सा को तो वाज, न्यूक्लियर, अनक्लियर इनमें दिक्कत आ रही है उसको साथियों। तो इस प्रकार ये एक डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी बीमारी है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो आपके 8वें क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वें क्वेश्चन को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। 3 अथवा 4 वर्ष की आयु में, 6 अथवा 7 वर्ष की आयु में, 8 अथवा 9 वर्ष की आयु में और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन रीट शिक्षक भर्ती में आ चुका है और मैं आपको इस क्वेश्चन को करा भी रखा है पहले कि भाई जब बालक 8 से लेकर के 9 वर्ष की अवधि तक आता है तो उसकी जो दृष्टि है और जो श्रवण इंद्रियां मतलब सुनने से संबंधित, तो साथियों वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। विकल्प नंबर 3 सही है आपके 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन देख लेंगे। ये देखिएगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इनको अपने अध्ययन में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है और ये अन्य पिछड़े और सामान्य विद्यार्थियों के नायक होते हैं। तो बताइए प्रश्न नंबर 9 में कि जो एक प्रतिभाशाली छात्र होता है उसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त आपको लग रहा है। 9वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है देख लेते हैं उसका राइट आंसर साथियों। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि प्रतिभा एक जो विद्यालय होता है, विद्यालय में सामान्य बालकों के आधार पर शिक्षण कराया जाता है, न कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के आधार पर। तो इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा। अधिगम निर्योग्यता प्रतिभाशाली में भी पाई जा सकती है, ठीक है। शिक्षक की आवश्यकता तो होती है भाई, चाहे कितना ही प्रतिभाशाली हो, शिक्षक के एक निर्देशन की तो आवश्यकता होती है ना। अन्य पिछड़े और सामान्य विद्यार्थियों के नायक, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सेकंड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो आपके 10वां प्रश्न ये देखिएगा। 10वें क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास
प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है और व्यावहारिक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो सही कथन जो नहीं है उसका आपको चयन करना है प्रश्न नंबर 10 में। देखिएगा, जो पहला विकल्प है, जो दूसरा विकल्प है और जो चौथा विकल्प है, ये तीनों विकल्प तो सही कथन हैं, लेकिन ये जो तीसरा विकल्प है ये क्या कह रहा है कि प्रारंभिक जीवन की जो नकारात्मक घटनाएं होती है इनके प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। कुछ हद तक तो कुछ मात्रा में कर सकता है साथियों, कुछ क्या और बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए ये तीसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न देखेंगे, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, ओपन उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्ष और प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो देखो, सृजनात्मकता का विकास आपको करना है। सृजनात्मक उत्तर के लिए इनमें से क्या आवश्यक रहेगा, 11वें क्वेश्चन में सही आंसर का चयन करो आप। तो देख लेते हैं इसके सही आंसर को। जो सृजनात्मक उत्तर है होते हैं उसके लिए ओपन उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक है। ओपन उत्तर का मतलब क्या हुआ, वह प्रश्न जिसमें बालक उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। आपके 12वां क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है, खेल तकनीकी, शब्द साहचर्य तकनीकी, चित्र साहचर्य तकनीकी और व्यक्तिगत तकनीकी, व्यक्तिगत अध्ययन तकनीकी। देखो, प्रक्षेपण तकनीकी के अंतर्गत खेल तकनीकी प्रक्षेपी मानी जाती है। शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहा जाता है साथियों, ये भी तकनीकी प्रक्षेपण है। चित्र साहचर्य परीक्षण ये भी तकनीकी प्रक्षेपण है, लेकिन जो व्यक्तिगत अध्ययन है इसको तकनीकी प्रक्षेपण में नहीं रखा जाता है। इसलिए आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 12 में, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत अध्ययन प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। आपके 13वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, यह कथन है। पहला विकल्प है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा विकल्प है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। तीसरा विकल्प है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। और चौथा विकल्प है सही है क्योंकि शारीरिक विकास न हो तो अन्य पक्षों का विकास संभव नहीं है। तो बताइए प्रश्न नंबर 13 में अच्छे से विकल्पों को देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न थोड़ा उलझा हुआ हो सकता है, आंसर देने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट अगर अच्छे से सोचोगे तो आंसर आप आसानी से निकाल लोगे मित्रों। देखो, 13वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, गलत तो होगा ही नहीं ये कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। विकास का कोई भी पक्ष स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं होता है, एक दूसरे से ये अंतर संबंधित होते हैं मित्रों। तीसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न 13 में, इसमें भी आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न संख्या 14, ये देखिए प्रश्न नंबर 14 को, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का और इनमें से सभी। तो देखो, प्रश्न नंबर जो 14 है सीधा सा है कि कोई लड़की है, घर में आती है, डायरेक्ट कोट को फेंक देती है। तो बार बार ये आदत उसकी माँ कहती है लेकिन सुनती नहीं है। तो उसकी माँ क्या करती है,
लड़की को कमरे से बाहर निकालती है और वापस कोट को वो खूंटी पर टंगवाती है। तो साथियों, ये एक प्रकार का श्रृंखलाबद्ध अधिगम उदाहरण का उदाहरण है, श्रृंखलाबद्ध अधिगम का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 14 में उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, उसमें तो हमारे सामने कोई उद्दीपक होता है और हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। 15वां क्वेश्चन, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में और नियमित विद्यालयों में। तो देखो, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, जहाँ पर समेकित शिक्षा की बात की जाए, समेकित शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को एक ही स्थान पर शिक्षा देना, एक ही जगह, ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। अगर आप जैसे मान लो कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक है या कमज़ोर बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, इनको अलग अलग बिठाओगे तो कमज़ोर बालक को तो क्या हीन भावना उत्पन्न होगी, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है अहम से ग्रस्त हो जाए, तो इस प्रकार से दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये नियमित विद्यालयों में ही निःशक्त बच्चों को भी शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर बल देती है। चौथा विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, तो 16वां क्वेश्चन है आपके, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं के कार्ड प्रतिस्थापित किए गए, लोगों के स्थान पर जानवरों के कार्ड, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं के कार्ड, वयस्क के स्थान पर बालकों के कार्ड। तो देखो, प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर है, जो बालक प्रसंग बोध परीक्षण है, इसमें 3 वर्ष से 10 वर्ष के लिए है ये, तो यहाँ पर लोगों के स्थान पर इसमें जानवरों के कार्ड प्रयुक्त किए गए हैं, क्योंकि ये जो परीक्षण है ये टेट पर आधारित है, ठीक है। और टेट में क्या लोगों के मतलब व्यक्तियों के जो चित्र थे वो प्रयुक्त किए गए थे, और इनसे ही ये कौन सा परीक्षण बना, CAT। तो साथियों, CAT टेट पर आधारित था। टेट में लोग या फिर मनुष्यों के कार्ड थे, चित्र थे, और उनके स्थान पर जानवरों का प्रयोग किया गया केट में, इसलिए आपके दूसरा विकल्प 16वें क्वेश्चन में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न, इन द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, सुसंगत चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। देखो, 2 प्रकार का चिंतन है, एक तो इन द बॉक्स चिंतन और एक आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध अपसारी चिंतन से लिया जाता है और इन द बॉक्स चिंतन का संबंध अभिसारी चिंतन से लिया जाता है। इन द बॉक्स मतलब समस्या का एक ही समाधान निकालना। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं, तो आपके 18वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे और 55 घंटे। तो RT 2009 कहती है कि एक अध्यापक एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे कार्य करता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे, तो आपके 19वां क्वेश्चन, मीना नामक अध्यापिका ने कहा कि रीता आपने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इस वजह से आपको खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। यह उदाहरण है, धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, ऋणात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, दंड का उदाहरण है और अमूर्त पुरस्कार। तो यहाँ पुरस्कार तो कोई दिया ही नहीं जा रहा है, तो ये तो आपके गलत हो गया। अब यहाँ पर धनात्मक पुनर्बलन भी नहीं है ये कोई, क्योंकि उसको खेल की कक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा या तीसरा विकल्प, तो साथियों इस क्वेश्चन में कई जगह तो दूसरा आंसर भी मिल जाता है कि भाई ये ऋणात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, और कई जगह पर इस क्वेश्चन का आंसर दंड तीसरा विकल्प भी मिलता है। तो दूसरा विकल्प और तीसरे विकल्प में बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है फिर, क्योंकि यहाँ पर जो वो बालिका है उसको खेल की कक्षा से वंचित रखा जा रहा है, और वंचित रखना साथियों दंड का उदाहरण होता है, इसलिए आपके यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। हालांकि दूसरा आंसर भी बहुत जगह मिलता है, तो आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पर तीसरा आंसर रहेगा, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, दूसरा या तीसरा आप किधर जा रहे हो। तो मैं तो हूँ तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, 20वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 है,
अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो एक दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक को छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, दयालुता है, नैतिक विकास है और करुणा है। तो किशोर के द्वारा ये जो व्यवहार किया गया है कि भाई दो छोटे बालक है, अब एक ने अपनी रोटी नीचे गिरा दी, ठीक है, पानी में गिरा दी, तो दूसरा जो छोटा वाला है उसको रोटी नहीं देगा, लेकिन किशोर उसको रोटी दे देगा अपनी। तो साथियों ये नैतिक विकास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? नैतिक विकास का, क्योंकि किशोर का नैतिक विकास हो चुका है। अब छोटा जो बालक है उसमें नैतिकता का अभाव है, उसका नैतिक विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो रोटी नहीं देगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन, सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निम्न में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संस्कृतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। तो 21वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा, मतलब सीधी सी बात यह है बिना किसी भेदभाव की शिक्षा। तो साथियों ये चीज समावेशी शिक्षा बताती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो आपके 22वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। देखो यहाँ पर जो वृद्धि विकास के सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही दिया गया था, जिसमें इन्होंने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया था साथियों। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने ही दिया था, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। लेकिन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने नहीं दिया था। ये सिद्धांत तो एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया और उसमें 8 अवस्थाएं बताई थी, इसलिए ये जो विकल्प है ये आपके असंगत है। तो थर्ड विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। बाकी नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा ही दिया गया था। इसमें इन्होंने 3 अवस्था और 6 उप अवस्थाओं का वर्णन किया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता है? वह आक्रामक और निराश होने में थोड़ा सोचता है। यदि कक्ष की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह ऊब सकता है। वह अत्यधिक तेज मिजाज होता है। वह कर्मकांडी व्यवहार करने में संलग्न होता है, जैसे हाथ फटफटाना, तेज हाथ फेरे लाना इत्यादि। देखो जो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसकी विशेषता बताना है, तो कर्मकांडी व्यवहार ऐसा प्रतिभाशाली बालक ऐसा कुछ नहीं करता है। अत्यधिक तेज मिजाज ये हो सकता है। आक्रामक और निराश होने में थोड़ा सोचता है, ठीक है, बट दूसरा विकल्प यहाँ पर सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यदि कक्ष की गतिविधियाँ पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं होगी तो वह बालक ऊब सकता है। क्योंकि बालक एक प्रतिभाशाली बालक हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं साथियों। तो दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाता है, जब वह भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वह 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, या उक्त सभी के होने पर। तो देखो बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की बात की जाती है। तो साथियों राइट आंसर है, अगर आप चौथे विकल्प पर हो तो आपका आंसर गलत रहेगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाता है तब संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब आप कहोगे कि नहीं सर इसमें तो चौथा रहेगा। नहीं, अच्छा भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है। तो भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है 5 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करेगा तो कोई संप्रत्यय ही उसके माइंड में नहीं बनेगा। ये बिल्कुल गलत कथन हो गया तीसरा विकल्प। भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने से पहले भी संप्रत्यय बनना आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि शुरू होने की बात की जा रही है, इसलिए आपके ओनली प्रथम विकल्प ही 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां क्वेश्चन, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है आनुवांशिकी बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि और वैश्विक बुद्धि।
तो देखो स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो सिद्धांत दिए हैं, एक तो द्वितत्व या द्विकारक का सिद्धांत और एक त्रितत्व या त्रिकारक का सिद्धांत। त्रितंत्र का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्वितत्व सिद्धांत होता है या त्रितत्व, उसमें एक इन्होंने जी कारक बताया है। जी मतलब सामान्य, जनरल फैक्टर, ठीक है, सामान्य कारक या सामान्य बुद्धि की तुलना उससे की है। तीसरा विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति के अंदर की उत्तेजित अवस्था है जिसके संबंध में असत्य कथन है। यह एक जटिल अवस्था है, इसके कुछ आत्मनिष्ठ भाव होते हैं। संवेग मुख्यतः दो तरह के होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। संवेग से संबंधित आपको असत्य कथन देखना है कि भाई यार ये कथन तो हमें असत्य लग रहा है। 26वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है मित्रों वो रहेगा विकल्प नंबर 4, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, क्योंकि यह जटिल अवस्था भी है, इसमें आत्मनिष्ठ भाव भी होते हैं और मुख्य रूप से ये दो प्रकार का भी होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इस प्रकार आपके इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प सही रहेगा 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता का अर्थ है वह चिंता जो वास्तविक कारणों से उत्पन्न होती है। चिंता जब काफी व्यापक रूप धारण कर ले वह चिंता जो अचेतन मन से उत्पन्न होती है, और इनमें से सभी। तो देखो एक तो होती है स्नायु विकृत दुश्चिंता और एक होती है वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता। तो जो वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता है उसका मतलब होता है वह चिंता जो वास्तविक कारणों से उत्पन्न हो, उसको वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता कहते हैं, और वह चिंता जो अचेतन मन से उत्पन्न हो उसको मनोस्नायुकृत दुश्चिंता के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका एक सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे साथियों। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया। इरिक एरिक्सन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा और जॉन ड्यूवी के द्वारा। तो देखो जो 28वां क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन, इनमें से जॉन ड्यूवी ने किया था साथियों। किसके द्वारा? जॉन ड्यूवी के द्वारा। विकल्प नंबर 4 सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। समायोजन, साम्यधारण, आत्मसातकरण और संगठन। तो देखो प्रचलित योजनाओं में जब हम नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसको तो आत्मसातकरण कहा जाता है। जब प्रचलित योजनाओं में कोई संशोधन करके एक नई जानकारी जोड़ते हैं तो भाई फिर उसको समायोजन कहा जाता है, और साम्यधारण में दोनों के बीच संतुलन बिठाया जाता है। ठीक है, तो यह विकल्प नंबर आपका 3 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा साथियों। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। चलिए 30वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। चिंतन सदैव होता है स्वली, लक्ष्य उन्मुख, समस्या हल करने वाला और क्रियात्मक। देखो चिंतन सदैव स्वली ही नहीं यथार्थवादी भी होता है। समस्या इससे हमेशा समाधान हो ये भी आवश्यक नहीं है। राइट आंसर है लक्ष्य उन्मुख। चिंतन हमेशा लक्ष्य उन्मुख होता है, अर्थात हम किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हमेशा चिंतन करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो ये आज का टेस्ट था, कैसा लगा हमें जरूर बता करके जाए, कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।